हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं फिर से हमारे सेशन को। जो बीच में कुछ जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, उस तरह के कुछ रीजन से बीच में डिस्टर्ब हो गया था। हम लोग वापस से हमारी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लास्ट क्लास में जहां तक पढ़ चुके थे वहीं से आगे बढ़ेंगे। आप लोग संकुलन क्षमता को पढ़ रहे थे और एससीसी की संकुलन क्षमता का आपने बहुत अच्छे से निकाल लिया था कि एससीसी की संकुलन क्षमता किस तरह हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सभी बच्चों का क्लास में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खुश हैं, सुरक्षित हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि एफसीसी और बीसीसी की संकुलन क्षमता को अपन किस प्रकार से परिकलित कर सकते हैं। सबसे मोटी मोटी बात यह है कि जब भी आप बीसीसी और एफसीसी को पढ़ रहे हो तो पढ़ाते वक्त मैं क्या करता हूं, सबसे आसान है एससीसी, उसका अपन लोगों ने लास्ट क्लास में कर ही लिया था। उसके बाद एफसीसी को हम लोग देखेंगे और सबसे लास्ट में हम लोग बीसीसी को कवर करेंगे। तो आज की हमारी हेडिंग है, सबसे पहले नोट करें सभी बच्चे, बिना समय खराब की शुरुआत करते हैं। लिखिए, एफसीसी की संकुलन क्षमता। इसका हमें परिकलन करना है कि भाई एफसीसी की जो संकुलन क्षमता है उसका हम परिकलन करेंगे। हाँ स्टूडेंट, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, तो आप लोगों को अगर बफरिंग जैसा कुछ फील हो तो कमेंट करके बताइएगा कि अगर बफरिंग लग रहा हो वीडियो के अंदर या कुछ इस तरह की दिक्कत लग रही हो या कुछ कट सा रहा हो, तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, उसको सॉल्व करेंगे। तो एफसीसी की संकुलन क्षमता जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। और जब हम संकुलन क्षमता की बात करते हैं ना, तो हम लोग ये देखते हैं, देखो आप भूले नहीं होंगे, मुझे पता है आपको मोटी मोटी बातें याद ही होंगी कि एफसीसी की संकुलन क्षमता का मतलब ये है कि ये जो आपके पास स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे ये एससीसी है, तो हमने क्या कहा, हमने कणों को ये कहा कि भाई आपको क्या करना है, आपको हमने एक घन दे दिया। फॉर एग्जाम्पल ये घन हो गया, ये इसको हम बोलते हैं इकाई सेल। इस इकाई सेल के अंदर आपको पता है कि एक कण पूरी तरह से जो कोने पर स्थित है वो पूरा का पूरा एक इकाई सेल में नहीं होता। उसका कितना हिस्सा इकाई सेल में होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, 1/8। तो उसका 1/8वां हिस्सा जो है वो ही इकाई सेल के अंदर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, वॉइस की कोई दिक्कत है? ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, वीडियो नहीं चल रही है। ओके, तो देख लेंगे चलो उस चीज़ को। अगर कोई ज़्यादा इशू लगता है तो बताइएगा, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
वैसे इतना मुश्किल नहीं है, अगर अपन देखें तो ओवरऑल सब कुछ ठीक ही है, मैंने वॉइस वगैरह सब कुछ देख लिया है। ठीक है, ओके, ठीक है। फिर भी कोई इशू लगता है आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे अपन देखें तो ये जो कण है वो कण कितना अंदर है, तो वो पूरी तरह से एकक कोशिका के अंदर नहीं है, उसका कुछ हिस्सा बाहर भी है। तो एकक कोशिका का जो उपलब्ध आयतन है उसका उसने कितना हिस्सा घेर रखा है, उस कोई परसेंटेज को हम लोग कहते हैं संकुलन क्षमता। उसने कितना हिस्सा घेर रखा है, उसकी परसेंटेज को अपन किस नाम से जानते हैं, उसकी परसेंटेज को अपन लोग संकुलन क्षमता के नाम से जानते हैं। ये चीज समझ में आती है। संकुलन क्षमता की परिभाषा क्या है, बहुत सिंपल है भाई। देखो, आपको अगर मैंने 100 नंबर का पेपर दिया, वैसे मैं सब कुछ लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, फिर भी आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। जैसे मान लो आपने 100 नंबर का पेपर मैंने आपको दिया, उसमें से आपके 80 नंबर आए, तो प्राप्तांक जितने आपने प्राप्त किए डिवाइड बाय जो आपका कुल अंक है गुणा 100, ये जो चीज है इसको अपन लोग बोलेंगे आपके एग्जाम में आने वाले परसेंटेज। ठीक बात है। तो वैसे ही संकुलन क्षमता का मतलब ये होगा कि भाई हमने कितना आयतन दिया एकक कोशिका का कणों को घेरने के लिए, तो वो कहलाएगा संकुलन क्षमता, बराबर कहलाएगा आपकी एकक कोशिका का आयतन। भैया आपने इतना उसको दिया था कि आप आओ और इतना जो है वो घेर सकते हो, आप इतनी जगह में आप आ सकते हो। तो एकक कोशिका का आयतन जो है वो एक तरह से कुल अंक हो जाता है आपके कणों के लिए। कणों ने कितना स्थान घेरा होगा, जितना कणों का खुद का आयतन है। सिंपल बात है कि जितना कणों का खुद का आयतन है उतना ही तो स्थान घेरेंगे, तो ये ऊपर आ जाएगा कणों का आयतन। और कणों का आयतन किसमें, एकक कोशिका में। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, एकक कोशिका में, एकक कोशिका में कणों का आयतन। ठीक है ये बात। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने और दिमाग लगाया भाई कणों की संख्या कितनी होती है, तो हम लोगों को पता चला कि भाई एकक कोशिका में प्रभावी कणों की संख्या और कितने कणों से वो मिलकर के बन रहा है ये थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में कि एक कण जो हमें दिख रहा है कोने पर, उसका उसका केवल 1/8वां हिस्सा ही उस एकक कोशिका के अंदर है। तो अगर 1/8वां हिस्सा ही उस एकक कोशिका के अंदर है, तो 8 कोनों पर जो कण है वो एक्चुअल में 8 इंटू 1/8 बराबर 1 है। दैट्स इट, इतना ही तो है भाई। 8 कण हैं एकक कोशिका के कोनों पर, और एक कण का योगदान एकक कोशिका के अंदर 1/8 है, तो 8 कणों का योगदान हो गया 8 इंटू 1/8 बराबर 1। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है यहां तक। तो ये जो 1 है इसको बोलते हैं प्रभावी कणों की संख्या। तो आप इसको इस तरह से देखते हैं, इसको हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रभावी कणों की संख्या हमको उस फॉर्मूले में लिखनी है गुणा एक कण का आयतन कितना होता है। तो कण को हम ठोस गोले के रूप में मानते हैं ऐसे। तो अगर ठोस गोले के रूप में माना है तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट क्लास में आया था 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय एकक कोशिका। एकक कोशिका किसका रूप है, अगर आप ध्यान से देखें तो एकक कोशिका घन का रूप है। और अगर ये घन का रूप है तो एक घन के किसी भी किनारे की, उसको हम भुजा बोलते हैं, उस भुजा का अगर क्यूब किया जाए तो उसका आयतन निकल के आ जाएगा। तो ये आ गया डिवाइड बाय ए क्यूब, बस ये आपका बन गया। आप इसको गुणा 100 कर लो, इससे आ जाएगा संकुलन क्षमता, और इसको बोल देंगे परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। ये आपके सामने बन करके चीज तैयार है। ठीक है, बताइए।
चलिए आगे बढ़े। अब बात की जाएगी किस टॉपिक पे, वो देखिए। अब हम लोग एफसीसी का निकालेंगे। तो जब एफसीसी की संकुलन क्षमता निकालोगे ना, तो एफसीसी की संकुलन क्षमता निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अलग दिशा में। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। सबसे पहले अगर हम एफसीसी की संरचना को बहुत ध्यान समझ लें तो उसकी संकुलन क्षमता को समझना भी हमारे लिए बेहद आसान रहेगा। वैसे तो ये आपके सामने जो डायग्राम है वो एफसीसी का ही है, और एफसीसी के डायग्राम में आप ये देख पा रहे होंगे कि 8 कोनों पर कण होता है, ये पहली बात है। और हर फलक के केंद्र पर भी आपको कण नजर आता है। तो 8 कोनों पर तो कण है ही है, साथ में ये जो फलक है इस फलक के केंद्र पर भी आपको जो है एक कण नजर आ रहा है। ठीक है, ये चीज हो रही है। अब हमें क्या करना है, हमें दिमाग लगाना है इस तरह से कि ये जब वास्तव में दिखता होगा तो किस प्रकार का दिखता होगा। उसके लिए आपको इसका मेन डायग्राम पता होना चाहिए। तो ये एक्चुअल में ऐसा है, बट वास्तविक संरचना इसकी कुछ ऐसी है। इस संरचना के अंदर से भी आपको केवल एक फलक पे ध्यान देना है, एक फलक पे फोकस करना है। तो जैसे मान लीजिए आपने एक फलक ले लिया, केवल इस फलक के बारे में आपको सोचना है और इसी को जूम करके देखना है कि चीजें किस प्रकार से चल रही है। एक डायग्राम और अपन देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। बैक चलते हैं, इसको देखिए। अगर आप किसी भी एक फलक को देखो, वो फलक किस प्रकार का दिखता है। जैसे मान लीजिए मैंने यही फलक ले लिया, 8 कोनों पर कण है। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कोनों के ऊपर कण है, वो तो साफ साफ नजर आ ही रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक फलक को, किसी एक फेज को, फेज समझते हो ना, फलक का मतलब ये होता है कि भाई गन है, तो उस गन का कोई भी एक फेज आप ले लीजिए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फलक कहते हैं। ठीक है, चलो। तो अब इस फलक पर अपन देखें तो ये पता है क्या है, ये वाला जो कण है आपको पता है। चलो इसको इसकी जगह मैं इसी समझाता हूं। ये वाला जो कण है इसका कितना हिस्सा अंदर है, 1/8। तो वही हिस्से को यहां पे दिखाया हुआ है, ये रहा वो। ये जो आपको बॉल दिख रही है ये वाली, ये फलक के केंद्र पर है। तो अगर ये बॉल फलक के केंद्र पर है तो आधा हिस्सा इसमें, आधा हिस्सा बाहर। इसको देखें तो इसका भी कितना हिस्सा अंदर है, 1/8। तो ये भी 1/8 आपको इस तरह से दिखाया हुआ है। ये वाली कंडीशन जो है आपको एफसीसी के अंदर इस प्रकार से देखने को मिलती है। ठीक है, चलो अब इस चीज को समझते हैं इधर कि वो डायग्राम किस प्रकार का दिखता होगा। किसी भी एक फलक को ले लो आप। जैसे मान लो आपने ये फलक ले लिया, अपन ने एक फलक पकड़ लिया, वो फलक ऐसा है, ये आपने फलक ले लिया। ठीक है, मान लेते हैं अपने ये सामने वाला फलक ले लिया, इसको हटाओ। ये मान लो कि आपने ये वाला जो फलक दिख रहा है वो ले लिया। और अगर पहले वाले डायग्राम से देखें तो हमने कौन सा वाला फलक ले लिया, सामने जो फ्रंट में दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन जो है आप लेकर के बैठे हुए हो, इसके बारे में अपन बात करते हैं। स्थिति कैसी नजर आ रही है, स्थिति ऐसी नजर आती है कि यहाँ पे सेंटर में तो एक कण है, ये एक कण है मस्त एकदम। इधर एक कण है जिसका 1/8वां हिस्सा अंदर है, इधर भी एक कण है जिसका 1/8वां हिस्सा अंदर है। मैंने कौन कौन से कण दिखाए हैं इस डायग्राम में वो देखो। अगर मैं इधर से बताना चाहूं तो मैंने कौन कौन से कण दिखाए हैं। एक तो ये दिखाया है नंबर 1, जो ये रहा, जिसका कुछ हिस्सा ही अंदर है, जिसका 1/8 हिस्सा ही अंदर है, वो दिखाया है मैंने। उसके बाद ये जो बीच में कण दिख रहा है आपको, जो सेंटर में है ना, जो फलक के केंद्र पर है। फलक का मतलब होता है फेस, फेस का मतलब होता है दीवार। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको घन की जगह ये डब्बा दिखाता हूं तो इस डब्बे का फेस तो देखो, ये इस डब्बे का फेस है, इस फेस के केंद्र पर ये बात हो रही है। समझ पा रहे हैं सब बच्चे।
तो मैंने यहां पर कौन कौन से कण दिखाए हैं आपको, देखो आठों कोनों पर तो पार्टिकल है ही है, ये समझ में आता है। हर फलक के केंद्र पर एक एक पार्टिकल है, 1 2 3 4, ऊपर 5 नीचे 6, हर फलक के केंद्र पर एक एक पार्टिकल है, साफ दिखता है, डायरेक्ट दिखता है। क्लियर है ये बात? आगे बात करते हैं। अब ये मैथमेटिक्स का पार्ट है ना, तो ये जो यहां पर जो कण उपस्थित है उस कण को देखें तो वो ये दिख रहा है, बीच में कण मिलेगा वो ये रहा, कोने में मिलेगा वो ये। अब आगे हमें गणित लगानी है कि यहां पर हम ए और आर के बीच में रिलेशन किस प्रकार निकाल सकते हैं, क्योंकि वही ए और आर का रिलेशन जो है संकुलन क्षमता में रखोगे तो आपके सामने परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी अर्थात प्रतिशत संकुलन क्षमता निकल करके आएगी। ये दिमाग लगाना बेहद आसान हो जाएगा आपके लिए, जैसे मैं बता रहा हूं बस वैसे आपको समझते चलना है। ध्यान दीजिए, ये अपने आप में एक भुजा है, तो भुजा ए, ये भी भुजा है, ये भी ए, ये भी भुजा है, ये भी ए, ये भी भुजा है, ये भी ए, तो यहां से यहां तक भी ए है, यहां से यहां तक भी ए है, यहां से यहां तक भी ए है, और यहां से यहां तक भी ए है, क्योंकि भुजा हमारी ए के बराबर है। तो ये जो आपको दिख रहा है इसकी भुजा कितनी है, ए है, एकक कोष्ठिका की भुजा ए है। अब अगर अपन दिमाग लगाएं, इसको मैं नाम दूं ए बी सी, तो ये जो लाइन है ए बी सी, और या तो ऐसे नाम रखने पड़ेंगे, फिर इसके थोड़े सिस्टमेटिक तरीके से नाम रख देते हैं। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। ध्यान समझिएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है, आप लोग आराम समझ लोगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। देखो अब पॉइंट समझना, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। इस अपन त्रिभुज की बात करते हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज है आपका ए बी सी। इस समकोण त्रिभुज में अपन ये बोल सकते हैं ना कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर है ए सी के स्क्वायर के। साफ साफ दिख भी रहा है और ये क्लियर भी है एकदम कि ए बी का स्क्वायर, ये रहा ए बी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर है ए सी के स्क्वायर के। ये बात आप डायरेक्टली बोल सकते हो। ए बी को देखते हैं, ए बी किसके बराबर है, ए के बराबर है, ए स्क्वायर। बी सी किसके बराबर है, ए के बराबर है, ए स्क्वायर बराबर ए सी हमको चाहिए, तो ए सी स्क्वायर हमको इस तरह से एज इट इज लिख देना है। यहां से ए सी किसके बराबर आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर, और ए सी के स्क्वायर से हटा तो ये अंडर रूट आ गया, ये हो जाएगा √2a। तो यहां से आपका ए सी कितना निकल करके आ रहा है, √2a। ये बात समझ में आती है यहां तक? चलिए आगे बात करते हैं। तो जो AC का मान है वो निकल करके आ गया √2। अभी तक मैंने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय लगाई है। आप लोग ये बात समझ पा रहे होंगे कि ये इतना मुश्किल नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर होता है, तो ये सब कर सकते हैं आराम से। कर्ण का स्क्वायर बराबर भुजा आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पढ़ते हैं हम लोग बचपन में। ठीक है, अब आप देखें, अगर कणों की त्रिज्या के आधार पर समझना चाहें तो भी एक चीज हो सकती है, वो क्या है, इधर देखो। उसको देखने के लिए आपको पूरा फोकस यहां ले आना है अपना। कणों की त्रिज्या के आधार पर समझना चाहो तो ध्यान से देखो, कण का केंद्र तो ये है, तो यहां से यहां तक r होगा एक कण की त्रिज्या। ये पूरा कण बीच में आ रहा है, तो इसकी ये वाली त्रिज्या भी और ये वाली त्रिज्या भी, ये भी एक कण है और उसका केंद्र यहां पर है, तो ये त्रिज्या भी कितनी होगी, r। तो r प्लस r प्लस r प्लस r, कितने r हो गए, 4r हो गए। तो अगर कणों के हिसाब से दिखाना चाहें तो भी हम AC का मान लिख सकते हैं। कैसे, ये भी आपका r है, ये केंद्र हो गया, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, तो ये कितना हो गया आपका AC बराबर आ जाता है यहाँ पे 4r। तो सबसे पहले कमेंट करके बताओ कि ये चीज आई कि नहीं आई समझ में, कि आपका AC बराबर जो 4r है वो कहाँ से आया। ये सबको क्लियर है, किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है इसके अंदर कि AC बराबर 4r कहाँ से आया। पक्का कमेंट करो कमेंट सेक्शन में जल्दी से और बताओ कि AC बराबर 4r आया। सबको समझ में आ गया है? ठीक है, आगे देखते हैं। अब AC बराबर √2a भी है, AC बराबर 4r भी है, बराबर कर दो। तो यहाँ से √2a बराबर कितना आ गया, 4r आ गया। हमको बस रिलेशन चाहिए था, तो a बराबर कितना आ गया, 4/√2r। या तो इसको ऐसे लिख दो, या इसको लिखने की एक और टेक्निक भी पॉसिबल है, वो मैं आपको बता देता हूं। आप उसको उस तरह से भी लिख सकते हो। कैसे, देखो, आप 4/√,
दो है ना, तो 4 को लिख दो, 2 × 2 डिवाइड में रह जाएगा √2। √2 से एक √2 कटेगा, सॉरी √2 से एक 2 कटेगा, तो बचेगा √2, तो ये आ जाएगा 2√2। वापस देखो, हम्म जैसे कहीं लिखा हुआ है 4/√2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, 2 × 2/√2। इस √2 से 2 कटेगा तो √2 बचेगा, तो ये आपका हो गया 2√2। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, a बराबर 4/√2 को 2√2r। इसको आपको याद रख लेना है कि भाई इनके बीच का रिलेशन क्या था, ए और आर के बीच का, क्योंकि ये रिलेशन जो है संकुलन क्षमता निकालते समय बेहद काम आएगा। ठीक है, देखो आराम से इसको और फिर बताओ कैसा क्या सीन है। ठीक है, आ गया समझ में कि ए बराबर 2√2r कैसे आया सबको? बढ़िया, ठीक है। तो ये कहानी है भाई, इस तरह से देखते हैं अपन कि ए बराबर 2√2r किस तरह से है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एफसीसी की संकुलन क्षमता के लिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज संकुलन क्षमता का। तो परसेंटेज संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या है, आपको अच्छे से पता है। प्रभावी कणों की संख्या z इंटू 4/3 πr³ ये होता है एक कण का आयतन, डिवाइड बाय आप देखते हो पूरी की पूरी एकक कोशिका का आयतन जो कितना है आपका a³ है। अब परसेंटेज संकुलन क्षमता की बात करें तो वो कैसे निकल के आएगी, देखो जो आपका एफसीसी है, सबसे पहले उस पर ध्यान दीजिए। जो आपका एफसीसी है उसके अंदर कितने कण होते हैं प्रभावी, तो प्रभावी कणों की संख्या निकालना बेहद आसान है। हम लोग जेड के लिए बात कर रहे हैं, हम लोग जेड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर एफसीसी के लिए जेड निकाला जाए तो वो बहुत आसान है। कैसे करेंगे, आठों कोनों पर कण है तो 8 कण है, एक कण का योगदान 1/8 है, तो आ गया 1। कोनों के कणों की संख्या जो है, प्रभावी कोनों के कणों की संख्या कितनी निकल करके आ गई, 1 निकल करके आ गई। उसके बाद क्या है, हर कण जो फलक पर है वो आधा इस कमरे में है, आधा पड़ोस वाले कमरे में है। तो 6 आपके पास फलक है, एक का योगदान आधा है, तो ये निकल करके आ गया 3। 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब जो प्रभावी कणों की संख्या जेड निकल करके आ रही है वो इसके लिए कितनी निकल करके आ रही है, 4 निकल के आ रही है। तो जेड का जो मान है वो यहां से आप कितना रख दोगे, 4 रख दोगे, इंटू 4/3 πr³ डिवाइड बाय, अब ए को देखते हैं। तो ए का रिलेशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हो कि ए बराबर 2√2r होता है, वो आप यहां पे पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2√2r का होल क्यूब। ठीक है, बताओ समझ में आ रहा है, अच्छे समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? कि आप ही को पढ़ा रहे हैं भाई साहब, आप ही के लिए पढ़ा रहे हैं। बस इसमें अब r³ से r³ कट जाएगा, सब कुछ सॉल्व होने लायक है। और जब ये सब कुछ आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट निकल करके आएगा 74%। इसका मतलब एफसीसी के अंदर जो प्रतिशत संकुलन क्षमता है वो कितनी निकल करके आती है, 74% निकल के आती है, 74% वहां पे निकल करके आती है। क्लियर है? तो ये बहुत सिंपल सी कहानी है जो आपके सामने मैंने रखी है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगली क्लास में हम लोग थोड़ा सा बीसीसी करेंगे, कुछ चीज़ें चेकआउट करनी पड़ेंगी, कुछ कनेक्शंस वगैरह की प्रॉब्लम भी है वो सॉल्व करता हूँ मैं आज। और क्लासेस का टाइम टेबल अभी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बन जाए, क्योंकि अभी आपको पता है कि बड़ी मुश्किल से तो क्लास शुरू हो पाई है। तो हो सकता है कि 3 बजे चले, हो सकता है सुबह का भी करें, अभी कुछ तय नहीं है, धीरे धीरे तय करेंगे। बस शुरुआत हो गई, आज से क्लास शुरू हो गई है आपकी, यही बहुत बड़ी बात है ना? ठीक है, तो चलिए फिर इसको आराम से ले लीजिए। और हाँ 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 बिल्कुल सही, इसको 100 से गुना करना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल सही लिखा है कि 100 से गुना किए बिना परसेंटेज निकल करके नहीं आएगा, तो 100 से गुना करना पड़ेगा, ये बात सही है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। और थोड़ा सा बच्चों बात कुछ इस तरह की है कि समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं जीवन में। समस्याएं किस तरह की हैं, देखो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि
जब हम ये देखते हैं ना कि हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो हमें परिवार के लोग हैं, जब उनकी डेथ होती है किसी ऐसी बीमारी से, जो बीमारी न केवल उनको बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है, तो वो सबके मानसिक स्तर पे तनाव डालता है। तो फैमिली में काफ़ी डेथ्स हुई हैं और आज भी हमारी फैमिली में हमें एक डेथ जैसे भयंकर चीज़ का सामना करना पड़ा है, तो उससे मन परेशान भी हो जाता है और उदास भी हो जाता है एकदम से। होता ये है यार कि अब समस्या ये हो जाती है कि हम चाह कर भी जा नहीं पाते। अब इस इंटर एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ के आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले में आप नहीं जा सकते, ये स्थिति है। और कोविड प्रोटोकॉल भी ये कहता है कि भाई जितना हो सके आप इस चीज़ को स्प्रेड ना करें। अब आप अगर जाते भी हैं अंतिम संस्कार में रिस्क लेकर के किसी भी तरह से, और इन केस आप अगर इन्फेक्ट होते हैं तो फिर आप और लोगों के लिए थ्रेट बन सकते हैं। तो मतलब ये समय कुछ इस प्रकार का आ गया है कि हम भी परेशान हैं, हमारे आसपास भी सब परेशान हैं, तो सबका मोराल हाई रखना बहुत मुश्किल काम हो रहा है। तो मैं आप सभी से बस यही निवेदन करूँगा कि देखो, खुद को बचाओ, ठीक है? खुद को बचाओगे तो आप 4 और लोगों को भी बचा लोगे। अगर आप खुद को से मतलब आप ये लेके मत चलो कि मैं अपने आप को बचा रहा हूँ, मैं सेल्फिश हूँ। आप सेल्फिश नहीं हो। अगर आप खुद को सेव कर पा रहे हो, आप खुद टीका लगवा रहे हो, वैक्सीन लगवा रहे हो, आप खुद सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हो, आप खुद मास्क पहन रहे हो, आप खुद जो है भीड़ भाड़ में जाने से बच रहे हो, आप खुद जो है कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो इस तरह का जिससे वायरस आगे फैले कहीं पे, तो एक्चुअल में आप खुद की जान के साथ साथ और भी लोगों को बचा रहे हो। तो यही चीज़ आपको करनी है और यही चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बाकी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं, वो चलती रहेंगी और मिलेंगे अगली क्लास में। इसका रिवीजन करके रखिएगा, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और बीसीसी की संतुलन क्षमता का परिकलन करेंगे। बाय बाय, जय हिंद।